नमस्कार मित्रों और मेरे प्रिय छात्रों, गणित में आज हम वृत्त लेकर उपस्थित हैं। वृत्त के विभिन्न भाग यहाँ दिखाए गए हैं। ये वृत्त है एक, इसका केंद्र है O। इस आकृति में वृत्त का निरीक्षण करके उसकी त्रिज्या, जीवा, व्यास पहचानो, उसके नाम लिखो। त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक जो है ये त्रिज्या है। जीवा, ये जीवा है, ये सभी जीवाएँ हैं, लेकिन जो जीवा सबसे बड़ी होती है उसे व्यास कहते हैं। यानी इस वृत्त में दो व्यास हैं, ए बी और एफ सी। त्रिज्या ओ बी भी हो, ओ बी, ए ओ, ओ एफ, ओ सी। जीवा ए डी, बी सी और ये भी दोनों जीवाएँ हैं। वृत्त की परिधि ये द्वारा से देखिए, इसकी इस प्रकार ये जो डिब्बा रखा गया है इसकी पूरी परिधि है। इस धागे की सहायता से इस डिब्बे की जो परिधि है उसको मापा जा सकता है। इसी प्रकार से अन्य वृत्ताकार जो वस्तुएं हैं परिधि तथा व्यास नापकर परिधि का व्यास से अनुपात तालिका में लिखो। व्यास से अनुपात हमेशा इतना ही होगा। कभी भी अनुपात निकालेंगे तो परिधि और व्यास का अनुपात इतना ही होता है। किसी वृत्त का परिधि उसके व्यास से होने वाले अनुपात 3 गुने से थोड़ा अधिक होकर लगभग स्थिर रहता है। यह स्थिर संख्या पाए इस ग्रीक अक्षर से दिखाई जाती है। महान गणितज्ञों ने अथक परिश्रम से सिद्ध किया कि यह संख्या पाए परिमेय संख्या नहीं है। व्यवहार में पाई का मान 22/7 या 3.14 लिया जाता है। उदाहरण के रूप में एक पाए का मान न दिए जाने पर पाए बराबर 22/7 लिया जाता है। आर यानी त्रिज्या, व्यास यानी डी, परिधि यानी सी। तो परिधि सी बटे व्यास डी अर्थात पाए, तो सी बराबर पाई डी। किंतु डी बराबर 2r, जो व्यास होता है वो 2 त्रिज्या के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पर r त्रिज्या में 2 का गुणा किया गया है, इसलिए c बराबर पाए गुणे 2r अर्थात c बराबर 2 पाए r। इस आधार पर हम प्रसंग्रह 42 के प्रश्नों को करेंगे। प्रसंग्रह 42 के प्रश्न यहाँ दिए गए हैं। यहाँ पे रिक्त स्थान है 7। जितना त्रिज्या है त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है। अब यहाँ पे व्यास दिया है, व्यास का आधा त्रिज्या, त्रिज्या का 2 गुना व्यास। c बराबर 2 पाई r के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर यहाँ, जैसे ये पहला प्रश्न है प्रसंग्रह 42 का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में 4 उप प्रश्न दिए गए हैं, या 1 2 3 4। हमने यहाँ पर 2 को हल करके बताया है। c बराबर 2 पाई r, 2 गुणे 22/7, पाई का मान 22/7 गुणे 7, 7 क्या r यानी त्रिज्या, तो हो गया 44। इसको काटेंगे 44। c बराबर पाई डी, यहाँ पे दूसरे में व्यास दिया गया है 22/7 गुणे 28, इसको काटेंगे तो यहाँ 88 आता है। दूसरा प्रश्न, ये वाला प्रश्न, किसी वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात करो। अब यहाँ पे परिधि मालूम है, परिधि ज्ञात करने के लिए वही सूत्र लगाएंगे। c परिधि यानी c, परिधि को c कहा जाता है। c बराबर 2 पाई r और हमको त्रिज्या मालूम करना है, इसलिए c बराबर 2 पाई r। 176 यहाँ पे इस सूत्र के आधार पर रखा। हमको चूँकि r मालूम करना है r, तो इस तरह से काटने पर ये r बराबर 28 होता है। इस प्रश्न का तीसरा, किसी वृत्ताकार व्यास की त्रिज्या 56 मीटर है। बाकी चारों फेरों वाली वाड़ की तार लगाने से के लिए 40 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल कितना खर्च आएगा। c बराबर 2 पाई r, वही सूत्र 2 गुणे 22/7 गुणे 56, तो ये हो गया 44 गुणे 8। परिधि हो गई 352 मीटर, एक चक्कर की परिधि उस बाग की, और उसकी 4 फेरे लगाने हैं बाड़ के, तो 4 फेरों की लंबाई, 4 फेरों की लंबाई यहाँ पे 352 गुणे 4 करेंगे तो 1408 मीटर आता है। अब 1408 मीटर बाड़ 40 रुपये प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का खर्च कितना होगा। 1408 में 40 का गुणा करेंगे, 56,230 रुपये। चौथा प्रश्न है, किसी बैलगाड़ी के पहिए का व्यास
1.4 मीटर है, उस बैलगाड़ी को 1.1 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिए की कितने फेरे लगेंगे। अब ये व्यास दिया हुआ है, अब हमको इस व्यास के आधार पर परिधि ज्ञात करना है। बैलगाड़ी एक चक्कर में जितनी उसकी परिधि होगी उतनी दूरी तय करेगी। तो 1.1 किलोमीटर का मतलब होता है 1100 मीटर। 1100 मीटर। पहिए का व्यास 1.4 मीटर, पहिए की परिधि पाई डी, सी बराबर पाई 22/7 गुणे 1.4, ये 4.4 मीटर। एक चक्कर लगाने पर पहिया उसकी दूरी तय करता है। तो 1100 मीटर तय करने में उसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो 1100 में 4.4 से भाग दे देंगे। 1100 मीटर तय करने में पहिए का चक्कर लगाने पड़ेंगे। 1100 बटे 4.4 उत्तर आ जाएगा 250 फेरे लगाने पड़ेंगे। अभी इसी पाठ में हम आगे देखेंगे वृत्तखंड क्या होता है, आर्क ऑफ द सर्कल। यहाँ एक वृत्त दिया गया है, इसका ये जो छोटा भाग है ये लघु वृत्तखंड चाप है AXB, और दूसरा है दीर्घ वृत्तखंड चाप। बड़ा चाप उसे दीर्घ चाप वृत्तखंड कहते हैं, और ये लघु चाप है AYB दीर्घ चाप, AXB लघु चाप। अब इसमें इस तरह से अगर खींचते हैं तो ये अर्धवृत्त हो जाता है। अर्धवृत्त माने आधा वृत्त इधर आधा वृत्त इधर। केंद्रीय कोण और चाप का माप। चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण, ये जो कोण यहाँ बन रहा है ये केंद्रीय कोण है। चाप द्वारा बने केंद्रीय कोण का माप उस चाप के माप के बराबर होता है। इस चाप का माप कितना हो गया, जितना इस केंद्रीय कोण का माप हो गया। लघु चाप, जो छोटा चाप है वो लघु चाप कहाएगा। यहाँ लघु चाप के संगत कोण का माप ही लघु चाप का माप होता है, ऐसा माना जाता है। संलग्न आकृति में केंद्रीय कोण AOQ ये क्या है, लघु चाप के संगत कोण का माप। ये लघु चाप है AOQ, इसका माप कितना है 70 अंश, और इस लघु चाप है AYQ का माप भी 70 अंश ही होगा, क्योंकि ये लघु चाप के कोण का माप संगत कोण के माप के बराबर होता है। दीर्घ चाप का माप, अब ये दीर्घ चाप का माप पूरे वृत्त का जो माप होता है वो 360 अंश का होता है। तो अगर यहाँ पे 290 यहाँ भी दिया हुआ है, या दीर्घ चाप का माप 360 ऋण संगत लघु चाप का माप AXQ का माप 360 में से 70 घटा देंगे, तो इसका माप माने ये वाला भाग जो है ये 70 अंश का है। लघु चाप का माप 70 अंश है, तो 360 में से उसको घटाने पर दीर्घ चाप का माप 290 अंश आ जाएगा। तो ये इस कथन के अनुसार इस आधार पर हमने ये सीखा, लघु चाप का माप उससे संबंधित केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। दीर्घ चाप का माप 360 अंश ऋण संगत लघु चाप का माप, अर्धवृत्त का माप 180 अंश होता है। सही विकल्प चुनो। यदि चाप AXB तथा AYB परस्पर संगत चाप हों तो यम चाप AXB 120 अंश, तो AYB का माप कितना होगा। अब उसी आधार पे जब वृत्त की पूरे कोण का माप वृत्त जो होता है 360 अंश का होता है, तो यही सूत्र लगाएंगे। दीर्घ चाप का माप 360 ऋण संगत लघु चाप का माप, या दीर्घ चाप नहीं दिया हो, यहाँ पे दीर्घ चाप का माप दिया हो तो लघु चाप का माप ज्ञात कर सकते हैं, और लघु चाप का माप दिया है तो उसको दीर्घ चाप का माप ज्ञात कर सकते हैं। केवल 360 में से उसको घटाना है। तो यहाँ पे 120 दिया हुआ है, तो 360 में से उसको हम घटा देंगे। ये देखिए यही सूत्र लगाया, सवाल वही है, प्रश्न वही है। 360 ऋण संगत लघु चाप का माप 360 ऋण 120 बराबर 240 अंश। तो ये वाला उत्तर उसका सही है 240। दूसरा प्रश्न है, संलग्न आकृति O केंद्र वाले वृत्त के कुछ वृत्तखंड दिए गए हैं, उसमें वृत्त की लघु चाप, दीर्घ चाप तथा अर्धवृत्त के नाम लिखो। अर्धवृत्त क्या है, इसमें अर्धवृत्त QYR ये वाला जो भाग है इतना अर्धवृत्त है, और इधर वाला अर्धवृत्त है QPR ये अर्धवृत्त है। अब उसके साथ साथ लघु चाप के माप का नाम PXQ, PR, RY, XP, QY। दीर्घ चाप के नाम चाप PYQ।
पी वाई क्यू, ये यहाँ से यहाँ तक की दीर्घ चाप है। पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, यहाँ से यहाँ तक ये सब दीर्घ चाप है। इसी तरह से आर क्यू वाई चाप, एक्स क्यू पी चाप, क्यू आर एक्स, ये सभी दीर्घ चाप के माप हैं। तीसरा प्रश्न है संलग्न आकृति ओ केंद्र वाले वृत्त में लघु चाप पी एक्स क्यू का माप 110 अंश है, तो दीर्घ चाप का माप पी वाई क्यू का माप ज्ञात करो। इस आधार पर सोही सूत्र का उपयोग करेंगे। दीर्घ चाप का माप बराबर 360 ऋण संगत लघु चाप का माप। प्रश्नानुसार उस चाप का माप 110 अंश है, तो 360 में से 110 को हटा देंगे, ये 110 अंश है, ये 1100 नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पे 250 हो जाएगा। हमारा प्रश्न संग्रह 42 और 43 और वृत्त का जो भाग है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।